हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स का आगे का टॉपिक। ऑलरेडी हम थोड़ा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पहली क्लास में। आप जाकर के वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी का टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे होमवर्क इन मैथमेटिक्स की। मॉडर्न डेज में जो करिकुलम है सेकेंडरी स्कूल्स में वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। जो स्कूल टाइम है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि हम एवरीथिंग जो भी हमें प्रोवाइडेड होता है करिकुलम में वो फटाफट से ख़त्म हो जाए या पूरा हो जाए। सो जो टीचर्स होते हैं, इफ़ द टीचर्स वांट टू डू जस्टिस, अगर टीचर्स को जस्टिस करना है अपने करिकुलम के साथ में तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको थोड़ा पार्ट बच्चों को होमवर्क में देना पड़ता है। हैव टू काउंटर पार्ट विद होमवर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है अपने हैवी लोड ऑफ करिकुलम को पूरा करने के लिए, अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए। सो अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है पर ये असेंशियल भी हो जाता है कि हमें बच्चों को होमवर्क देना पड़ता है। सो जो होमवर्क है मैथमेटिक्स में वो कंसिस्ट करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बेस्ड ऑन फैक्ट्स, जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं, जो कि आपको क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं। बाय गिविंग होमवर्क देने से क्या होता है, मींस आप एक स्टडी एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हो उनके घर पे भी। सो जो नेचर और अमाउंट होती है होमवर्क की वो अकॉर्डिंग टू जो कैपेसिटीज़ होती हैं बच्चे की, एबिलिटीज़ होती हैं, उनके बेसिस पे बच्चों को देना चाहिए कि बच्चा कितना काम कंप्लीट करके ला पाएगा। होमवर्क शुड बी असेस्ड एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, उसको काउंट करना चाहिए, तभी बच्चे जो हैं वो खुशी खुशी अपना काम करते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। एंड प्रॉपर वेटेज होमवर्क को भी दी जानी चाहिए। होमवर्क के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि लीजर टाइम जो बच्चों का होता है उसको यूज़ करने में मदद करता है, नहीं तो बच्चे गॉसिपिंग में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और ये रेगुलरिटी की हैबिट डेवलप करने में बच्चों में मदद करता है और हार्ड वर्क की हैबिट को डेवलप करने में मदद करता है। एंड ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है बच्चों को इंडिपेंडेंट वर्क के लिए। एंड ये प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटी एप्लीकेशन एंड प्रैक्टिस के लिए ऑफ द गेन नॉलेज, जो भी उनको नॉलेज मिली होती है उसको वो कहीं अप्लाई कर पाएँ एंड उसको प्रैक्टिस कर पाएँ। एडवांटेजेस क्या है? अब देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ होमवर्क। होमवर्क क्या करता है? होमवर्क ज़रूरी होता है क्योंकि जो स्कूल आवर्स होते हैं वो नेसेसरी वर्क को कंप्लीट करने के लिए इनफ नहीं होते। एंड ये आपको एक रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करता है, पेरेंट्स एंड स्कूल को क्लोजर लाता है। एंड ये हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, बच्चों के अंदर एक सेल्फ स्टडी की फीलिंग को, हैबिट को डेवलप करने में मदद करता है। एंड ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करने में मदद करते हैं बच्चों में। एंड जो कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी होती है, डर होता है बच्चों का होमवर्क करने का, वो प्रमोट करता है प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन में, मतलब इनसे उनकी प्रोग्रेस होती है, उनका जो डर होता है वो भी दूर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं होमवर्क के? होम डू नॉट प्रोवाइड सूटेबल कंडीशंस फॉर वर्क। होम घर जो होता है वो सूटेबल कंडीशंस कई बार प्रोवाइड नहीं करा पाता है, क्योंकि कई बार घर में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं या कोई काम पड़ जाता है, कोई फंक्शन हो जाता है, तो बच्चे अपना काम नहीं कर पाते हैं ढंग से। मैनी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व देयर पेरेंट्स, कई बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स को अपने होमवर्क में इन्वॉल्व कर लेते हैं एंड दूसरों से अपना काम करवा लेते हैं। कुछ चिल्ड्रन जो होते हैं वो इमोशनल टेंशन डेवलप हो जाती है उनकी होमवर्क की वजह से, उनको डर लगने लग जाता है। एंड होमवर्क असाइनमेंट्स जो होते हैं समटाइम्स मिसयूज एज, कई बार उनको पनिशमेंट भी उनकी वजह से मिल जाती है। अगर होम असाइनमेंट ख़राब हो जाते हैं तो उससे फिर बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ता है। अब बात करेंगे ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में ओरल वर्क क्या होता है? तो इन मैथमेटिक्स ओरल वर्क इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टिंग। मैथमेटिक्स में ओरल वर्क सिर्फ इंटरेस्टिंग ही नहीं होता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव होता है, स्पेशली इनिशियल स्टेज पे। एंड अपील टू द आई एंड ईयर, जब बच्चा देख करके और सुन करके सीखता है तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू द रिटन वर्क। तो जो ओरल वर्क है वो रिजल्ट करता है कि आपका यहाँ पे टाइम भी बचता है एंड एफर्ट्स भी बचते हैं ओमिशन ऑफ सर्टेन स्टेप्स से। ओरल वर्क मदद करता है मेंटल कैलकुलेशन करने में एंड ये आपको क्विक एंड ईजी स्टार्ट देता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। ओरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेसन को ईज़िली कॉम्प्रिहेंसिबल बना देते हैं एंड क्लियर कर देते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग को। ओरल क्वेश्चन को ग्रेड कर सकते हैं, कैन बी ग्रेडेड एज डिफ़िकल्टी इन अ बेटर मैनर।
एंड दिस डिमांड्स पावर ऑफ केयरफुल लिसनिंग। यहाँ पे आपकी लिसनिंग पावर भी अच्छी होती है क्योंकि आपको अच्छे से सुनना पड़ता है, विजुअलाइजेशन पावर भी अच्छी होती है, अच्छे से देखना पड़ता है, एंड क्विक थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर भी डेवलप होती है। ये बहुत ही ईजी है टू डिस्कवर करने का, एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चे की वीकनेस को जानने का थ्रू ओरल वर्क इन मैथमेटिक्स एंड उसकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने का। हैंस जो सारे न्यू प्रोसेसेस एंड मेथड्स हैं वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए इनिशियली इन द प्यूपल्स माइंड, ओरली उसको बताने चाहिए। थस वो डेवलप कर सकेंगे अपने इंटरेस्ट को फॉर द न्यू मटेरियल। जब ओरल वर्क किया जाता है तो रिटन वर्क को भी फॉलो करना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट कि रीडिंग मेक्स अ फुल मैन। रीडिंग एक इंसान को पूरा करता है एंड कॉन्फ्रेंस अ रीडिंग रेडी मैन, और एक इंसान को तैयार करता है एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग जो होती है वो एक एग्जैक्ट मैन को बनाती है और कॉन्फ्रेंस एक रेडी मैन मतलब मैन को रेडी करती है। एडवांटेजेस ऑफ ओरल वर्क की बात करें कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं ओरल वर्क के, तो इस टेक्निक से जो मेमोरी होती है बच्चों की उसको टेस्ट कर सकते हो आप, एंड जो कॉन्फिडेंस होता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग उसको भी बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन पावर भी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। उसके बाद बात करें तो रिवीजन जो होती है सब्जेक्ट मैटर की टॉट कैन बी डन क्विकली। रिवीजन बहुत जल्दी हो जाती है एंड प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चे की उसको भी आप चेक कर सकते हो नए टॉपिक पे पढ़ने से पहले। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अटेंटिव हो जाते हैं क्लास में क्योंकि एट एनी मोमेंट कोई भी स्टूडेंट से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं ओरल वर्क के? रिकॉर्ड जो होता है लर्न मटेरियल का आप उसको हर वक्त नहीं अपने पास रख सकते हो रेफरेंस के लिए, एंड ये बहुत ही क्विक डिवाइस है एंड ये हर एक बच्चे पे एप्लीकेबल और सूटेबल भी नहीं होती हैं, एंड सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो वर्बली आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। एक्सप्रेशंस एंड राइटिंग पावर जो बच्चे की है वो अच्छे से चेक नहीं हो पाती हैं प्रॉपरली, एंड जो लर्न मटेरियल है वो रिटेन नहीं रह पाता है ज़्यादा लंबे समय तक। रिटन वर्क इन मैथमेटिक्स की बात करें तो इन ऑर्डर टू अटेन प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी, जो रिटन वर्क है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी होता है। On the basis of the psychology of the visual and auditory types, it is evident कि जो बच्चे हैं cannot get benefit from oral work alone। बच्चों को सिर्फ oral work से benefit नहीं मिल सकता है, written work भी बहुत ज़रूरी होता है। therefore oral work must be supplemented by the written work, हमें ऐड करना चाहिए उसमें oral work में। it is better to join कि हम दोनों टेक्निक्स को ज्वाइन कर दें, one without the other is vague and purposeless। मतलब अकेली यूज़ करोगे तो वो तो फिर पर्पस को फुलफ़िल ही नहीं कर पाएगी। अगर आप दोनों टेक्निक्स को एक साथ यूज़ करोगे तो आपका प्रॉपर आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। सो दे बोथ आर कंबाइंड टू मेक द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट, एंड रिटन वर्क अनेबल करती है एक टीचर को जानने में कि कितना वर्क जो है वो प्यूपल्स के द्वारा किया गया है, एंड ये बच्चे की नॉलेज को भी चेक करने में मदद करती है जो कि ओरली उसको बताई गई है। रिटन वर्क में हम स्टूडेंट्स को काम करा सकते हैं विद इन अकॉर्डेंस विद प्रॉपर रूल्स प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। रिटन वर्क के क्या एडवांटेजेस होते हैं? लर्निंग बाय दिस टेक्निक इज़ रिटेनेबल, मतलब आप इसको बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं और बच्चे बार बार रिव्यू भी कर सकते हैं, एंड मेमोरी जो होती है बच्चे की उसकी इसको मतलब बच्चे की मेमोरी को हम इस मेथड के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। जो एक्सप्रेशन एंड राइटिंग पावर है वो भी अच्छे से चेक हो सकती है, कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता ही है, एंड मिस्टेक्स भी आप निकाल सकते हैं, मतलब अच्छे से उनको चेक कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक होती है एंड लेबेरियस टेक्निक होती है, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है, एंड ये सूटेबल नहीं होती है बिगिनर्स के लिए बिकॉज लर्निंग करना जैसे टेबल्स एंड काउंटिंग उसमें ज़्यादा ड्रिल वर्क मतलब कैन बी डन मोर इफेक्टिवली, आप उसको ड्रिल वर्क के द्वारा ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू द रिटन वर्क, या फिर ओरल वर्क के द्वारा आप कर सकते हैं। जो लर्निंग होता है इस टेक्निक के द्वारा वो इंडिपेंडेंटली कैरिड आउट नहीं होता है, बिफोर राइटिंग ओरल इंस्ट्रक्शंस तो देने ही पड़ते हैं, एंड इट्स नॉट सूटेबल फॉर फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए ये सूटेबल है नहीं। सो ग्रुप वर्क इन मैथमेटिक्स की बात करें तो इन मैथमेटिक्स एक एम्पल स्कोप होता है ग्रुप वर्क का, इन केस जो टीचर है वो बच्चों को मतलब टीच करता है एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या प्रैक्टिकल वर्क के द्वारा। तो जो प्यूपल है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रुप वर्क की। अर्लियर स्ट्रैटेजीज़ में जो ओरल एंड ड्रिल वर्क थे वो कंडक्टेड होते थे जर्नली इन ग्रुप, एंड जो ग्रुप वर्क है वो बेनिफिशियल होता है सभी बच्चों के लिए। प्रेजेंट नंबर ऑफ टीचर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं ग्रुप वर्क को
एट प्रेजेंट जो नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं वो यूज़ करते हैं ग्रुप वर्क को बहुत सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए एंड इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए विद देयर डिसिपल्स। एंड बाय डूइंग ग्रुप वर्क एबिलिटी जो होती है स्टूडेंट्स की उनको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मैथमेटिक्स टीच करने की। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ग्रुप वर्क जो होता है, ग्रुप शुड बी होमोजीनियस होना चाहिए इन मैटर ऑफ इंटेलिजेंस एंड लेवल ऑफ अचीवमेंट। मतलब एक सेम इंटेलिजेंसी ग्रुप जो बच्चे होते हैं उनको एक ग्रुप में लेना चाहिए एंड उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट भी सेम होना चाहिए। 2 heads आर बेटर देन 1, 2 heads अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू 1। एंड एक्सचेंज होता है आइडियाज़ एंड ओपिनियंस का, वो एफिशिएंटली टेक प्लेस करता है ग्रुप के अंदर। एंड ये कॉम्पिटिटिव कोऑपरेशन अमंग्स जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें डेवलप करने में मदद करता है। एंड यूटिलाइजेशन करने में अपने एक्सपीरियंस को, लर्निंग को फ्रॉम वन अनदर, आप एक्सपीरियंस जान सकते हैं, अपने लर्निंग जान सकते हैं दूसरों की, यानी उनको यूटिलाइज़ कर सकते हो। एंड जो बेस्ट एज होती है जिसके अंदर ग्रुप में भी मोस्ट प्रॉफिटेबल वो एज होती है 8 to 12 ईयर्स। आप ग्रुप वर्क बहुत अच्छा होता है उन बच्चों के लिए। जो पर्पस होता है ग्रुप वर्क का एडिक्वेटली वो क्लियर होना चाहिए कि हम ग्रुप वर्क किस टॉपिक पे एंड क्यों कर रहे हैं। जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ग्रुप वर्क के वो होते हैं टीचर, यहाँ पे टीचर की एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर जो कंटेंट मैटर होता है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, पूरे ग्रुप का इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रॉब्लम क्या है और क्या इवैल्यूएशन क्या है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।